हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 71 बीपीएससी पीटी 2025 यानी कि 71वीं बीपीएससी पीटी 2025 के लिए अभी देखिए रिसेंटली बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी एई का एग्ज़ाम लिया गया है और ये एग्ज़ाम 18 जुलाई 2025 को लिया गया है। तो देखिए, इसमें जो जनरल स्टडीज़ वाला सेक्शन है जिसमें जीके, करंट अफेयर्स और साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो लोग देख लीजिएगा। बीपीएससी का अभी ये लेटेस्ट पेपर है और हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में भी देखने को मिल जाए। तो जो लोग भी 71वीं बीपीएससी पीटी 2025 देने वाले हैं और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 भी देने वाले हैं, वो लोग भी देख लीजिए कि अब 2025 में बीपीएससी ने किस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग 71 बीपीएससी पीटी 2025 के लिए यानी कि 71वीं बीपीएससी पीटी 2025 के लिए देखिए अभी रिसेंटली बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी एई का एग्ज़ाम लिया गया है और यह पेपर हुआ था 18/7/2025 को यानी कि 18 जुलाई 2025 को लिया गया है। देखिए, इसमें जो जनरल स्टडीज़ वाला सेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यानी कि 71वीं बीपीएससी पीटी 2025 के दृष्टिकोण से। देखिए, इसमें जनरल स्टडीज़ के 50 प्रश्न पूछे गए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है क्योंकि बीपीएससी ने रिसेंटली एग्ज़ाम लिया है और इसी प्रकार से मैंने आपको बीपीएससी डीएसओ का भी पेपर कराया हुआ है जो 3 अगस्त 2025 को लिया गया है। तो अगर आपने डीएसओ वाला पेपर नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सेशन को फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पोलावरम परियोजना पूछा गया है। बताना है आपको कि पोलावरम परियोजना क्या है। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं ना तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, पोलावरम परियोजना जो है ना ये भारत के आंध्र प्रदेश के एलुरु ज़िले, ध्यान रखिएगा, भारत के आंध्र प्रदेश के एलुरु ज़िले और पूर्वी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर, किस नदी पर? गोदावरी नदी पर एक निर्माणाधीन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में एक बहुउद्देशीय सिंचाई पहल है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि 1 मेगाबाइट बराबर होता है। 1 मेगाबाइट बराबर होता है तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 1024 किलोबाइट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि एक तरल पदार्थ का दूसरे तरल पदार्थ में फैलाव क्या कहलाता है। साइंस का क्वेश्चन है और देखिए निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न जो है आपके पेपर में यानी कि 71 बीपीएससी पीटी 2025 के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा एक तरल पदार्थ का दूसरे तरल पदार्थ में फैलाव जो है ये क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये इमल्सन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये इमल्सन कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। साइंस वाला और करंट अफेयर्स वाला सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, और देखिए इससे पहले मैंने आपको डीएसओ का पेपर कराया हुआ था जो एग्ज़ाम 3 अगस्त के दिन हुआ था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। बिहार हिस्ट्री मैंने आपको 38वीं बीपीएससी से लेकर के 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम तक जितने भी बिहार के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, घटना चक्र का नया बुक मैंने आपको कवर कराया हुआ है बिहार इतिहास का, जाकर के देख लीजिए। पूरा घटना चक्र मैं आपको कवर करवाऊँगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि सारा ऑप्शन यहाँ पर स्क्रीन पर एडजस्ट हो जाए। ठीक है, अब पढ़िएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि लुईस के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। लुईस के सिद्धांत के बारे में क्या गलत है? तो देखिए ऑप्शन ए पढ़िए, इसमें कहा गया है कि अम्ल एक यौगिक है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करता है। बिल्कुल ये सही दिया गया है, इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करता है। इसमें प्रोटॉन के हस्तांतरण की अवधारणा का उपयोग किया गया था, ये स्टेटमेंट आपका गलत दिया गया है। ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की हस्तांतरण की अवधारणा का उपयोग किया गया था, ये सही है। और इसमें कहा गया है कि क्षार एक यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है और ये स्वीकार करता है। अम्ल, क्षार क्या करता है? तो क्षार दान करता है इलेक्ट्रॉन युग्म का और अम्ल जो है इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण की अवधारणा का उपयोग किया गया था, प्रोटॉन का नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना,
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है यहाँ पर कि परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि यानी कि TPNW किस वर्ष में लागू हुआ था। ठीक है, बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, परमाणु हथियारों के निषेध पर जो संधि हुआ था ये लागू कब हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये लागू हुआ था आपका 22 जनवरी 2021 को। तो यहाँ पर देखिए 2021 राइट आंसर हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संधि संग्रह के अनुसार इस संधि को 2017 में ही अपनाया गया था, बट 2021 में यह लागू हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और यह संधि जो है परमाणु हथियारों के विकास, परीक्षण, उत्पादन, भंडारण, हस्तांतरण, उपयोग और उपयोग की धमकी पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें थर्मोप्लास्टिक जो नहीं है वो आपका एपॉक्सी नहीं है। ठीक है, एपॉक्सी यहाँ पर देखिए ये आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड दिया गया है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। कभी कभी PVC का फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय किसानों को एंड टू एंड कृषि सेवाएं प्रदान करने वाला स्टार्टअप कौन सा है। इसमें से भारतीय किसानों को एंड टू एंड कृषि सेवाएं प्रदान करने वाला स्टार्टअप कौन सा है। तो देखिए इस स्टार्टअप का जो नाम है, इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, इसका नाम है आपका, याद रखिएगा, डी हार्ट। ठीक है ना, मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ इस तरह से, डी हार्ट। ठीक है ना, डी हार्ट। डी हार्ट यह एक एग्रीटेक प्लेटफॉर्म है जो किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि उपकरण जैसे विभिन्न कृषि आपूर्ति प्रदान करता है। साथ ही फसल परामर्श और बाजार पहुंच भी यह प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी हार्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक और स्टार्टअप है जो किसानों को जो है आपका डोर टू डोर कृषि सेवा प्रदान करता है। इसका नाम है निंजा कार्ट। यहाँ मैं लिख देता हूँ निंजा कार्ट। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा, निंजा कार्ट। क्लियर। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको, इस तरह से इसको लिखेंगे हम लोग। एक मिनट रुक जाइए, पहले हिंदी में आप पढ़िए। ठीक है ना, ये लिखा गया है सी, ठीक है ना, एस और भी, इसी तरह से ना CSV। CSV फाइलें कौन सी फाइलें हैं। तो देखिए CSV फाइल जो होती है ना, ये आपका कौन सी फाइल है, यही पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, टेक्स्ट फाइल है ये। ठीक है ना, ये टेक्स्ट फाइल है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी वाले सेक्शन में हम आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गौतम बुद्ध के प्रवचन की भाषा क्या थी। देखिए अगर बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और देखिए इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, और सबसे ज़्यादा इन्होंने अपना उपदेश जो है ये पाली भाषा में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिसमें प्रकाश का वेग 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड है। तो उस माध्यम में अपवर्तनांक आपको बताना है। तो देखिए अगर हम अपवर्तनांक की फॉर्मूला की बात करते हैं, अपवर्तनांक की फॉर्मूला, तो ये आपका होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटा जो यहाँ पर आपका प्रकाश का वेग दिया गया है वो। ठीक है ना, यानी कि निर्वात में प्रकाश का वेग c बटा माध्यम में प्रकाश का वेग, तो ये माध्यम वाला वेग हो गया। तो यानी कि यहाँ पर हम v लिख देंगे, यही अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है c बटा v। अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी बताया है कि ये c जो है ये निर्वात में प्रकाश का वेग है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 होता है, और माध्यम में कितना दिया गया है, 2 गुना 10 के पावर 8 दिया गया है। तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे 3 बटा 2 को, तो 2 एकम 2 और 2 पचे 10, यानी कि 1.5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद होगा कि 1.5 जो अपवर्तनांक होता है ये अपवर्तनांक कांच का होता है। किसका होता है, कांच का होता है। ठीक है, अच्छा, पानी का अपवर्तनांक याद रखिएगा, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का 2.42 होता है। तो ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि भारत में व्यापार और आर्थिक संबंध समिति के अध्यक्ष कौन हैं, बताइएगा।
बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में व्यापार और आर्थिक संबंध समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका गठन किया गया था 2005 में। ये जो समिति है भारत में व्यापार और आर्थिक संबंध समिति, 2005 में गठित किया गया था इसको। और देखिए इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि ग्रोक क्या है, बताइएगा ग्रोक क्या है। तो देखिए ग्रोक जो है ना फ्रेंड्स, ग्रोक ये क्या है, तो ये एक आपका इसमें से ग्रोक जो है ना, ये आपका एक क्या है, जनरेटिव एआई टूल है, यानी कि जनरेटिव आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इसको। चलिए उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि स्काल्प मिसाइल को किसने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में SCALP लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं SCALP स्काल्प मिसाइल की, तो आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय राफेल फाइटर जेट से इस स्काल्प मिसाइल को दागा गया था, ठीक है ना। तो उसी समय ये आपने सुना होगा स्काल्प मिसाइल। और स्काल्प मिसाइल को अगर हम बात करते हैं कि किसने संयुक्त रूप से विकसित किया है, तो फ्रेंड्स देखिए इसको फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर के विकसित किया है, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने। तो यहाँ पर देखेंगे आप ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे 14 नंबर कि हाल ही में देखिए किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में हरित योग कार्यक्रम शुरू किया है। हरित योग कार्यक्रम शुरू किया है। तो देखिए ये कार्यक्रम शुरू किया है आयुष मंत्रालय ने। किसने? आयुष मंत्रालय ने जो है ये शुरू किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, नाम जरूर याद रखिएगा, हरित योग कार्यक्रम ये आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हीरे के बारे में तो आपको पता है कि हीरा जो होता है ये कार्बन का अपरूप होता है। और देखिए हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, वहीं कहा गया कि इसकी क्रिस्टल संरचना ग्रेफाइट के समान होती है। देखिए ये दोनों तो कार्बन का अपरूप होते हैं, बट इनकी संरचना एक समान नहीं होती है। तो कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए ही गलत दिया गया है। बाकी देखिए हीरा कठोर होता है, बिल्कुल है, कार्बन परमाणु से बना होता है, और ये बिजली का खराब संवाहक होता है, ठीक है, ये भी आपका सही दिया। ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, ध्यान रखना आपको, बट यहाँ हीरा कहा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसकी क्रिस्टल संरचना, हीरे की अगर बात करते हैं तो हीरे की क्रिस्टलीय संरचना जो होती है तो ये त्रिविमीय होती है। कैसी होती है? त्रिविमीय होती है, ठीक है। और इसमें sp3 जो है, sp3 प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरणित होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट में क्या होता है? तो ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेफाइट की जो संरचना होती है ये षटकोणीय होती है, ठीक है। और इसमें sp2 कार्बन परमाणु जो होते हैं ये संकरणित होते हैं। तो दोनों का संरचना देख लीजिए अलग अलग है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नाटो कब अस्तित्व में आया था। अच्छा, नाटो का अभी सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो ये 32वां सदस्य देश स्वीडन बना है। कौन सा? स्वीडन बना है, ठीक है। स्वीडन 2024 में 32वां सदस्य बना था स्वीडन, ठीक है, याद रखिएगा नाटो का। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और देखिए इसकी स्थापना हुई थी कब? तो आपको ध्यान रखना इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, ठीक है। चलिए ये किस क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि ALU का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि ALU का फुल फॉर्म। तो आपने पढ़ा होगा कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत इसमें से जो है आपके इंजीनियरिंग सेक्टर से GS में कुछ एक दो प्रश्न हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, वैसे ये GS में भी आ जाता है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो सदिश राशि आपको पता है कि सदिश राशि विस्थापन होता है, मैं बोल ही देता हूँ, ठीक है ना। विस्थापन होता है, वेग होता है, त्वरण होता है, बल होता है, संवेग होता है, ये सब आपके होते हैं सदिश राशि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका बल दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए ऊर्जा, द्रव्यमान, तापमान, ये सब जो होते हैं ये अदिश राशि होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ होते हैं। चलिए अब यही क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया है कि इस तरह का प्रश्न जो है आपके पूछ लिए जाते हैं, मतलब इसमें पूछा गया है, इस तरह से आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया। एक ऐसा क्वेश्चन ये है
ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, मैं आंसर बता देता हूँ डायरेक्टली, ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है इसका ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए ओसेलॉट क्या है। ओसेलॉट ये पूछा गया है कि ओसेलॉट क्या है, इस तरह से इसको लिखा जाता है OCELOT। ओसेलॉट क्या है, तो ओसेलॉट जो है एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। ये क्या है, एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। तो यहाँ पर देखिए एक क्वांटम चिप है और इसको डेवलप किया है अमेजन वेब सर्विसेज ने। इसको डेवलप किया है अमेजन वेब सर्विसेज ने, इसको डेवलप किया है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में आयोजित विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना आपको, विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन किया गया है कहाँ पर, तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया है बॉम्बे में। ठीक है ना, तो मुंबई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुषों के एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य कर रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बिहार करेगा अपना, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार के राजगीर शहर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि संपीड़न और विरलन किससे संबंधित हैं। संपीड़न और विरलन, तो देखिए संपीड़न और विरलन, संपीड़न जो होता है ये उच्च दबाव और माध्यम को कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र होता है, जबकि विरलन निम्न दबाव और माध्यम के कणों का कम घनत्व वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर संपीड़न जो होता है ये ध्वनि तरंग से संबंधित घटना है। ठीक है, संपीड़न और विरलन। चलिए उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 है कि विश्व सामाजिक मंच का मुख्य एजेंडा क्या है। विश्व सामाजिक मंच यानी कि वर्ल्ड सोशल फोरम का इसका मुख्य एजेंडा क्या है, नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करना और न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया को बढ़ावा देना। ठीक है, और यह मंच उन आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों को चुनौती देता है जो असमानता, शोषण और पर्यावरणीय गिरावट को बढ़ावा देती हैं। तो यहाँ पर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करना। ठीक है, चलिए उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर कि रेडियो तरंगे अवरक्त, ठीक है ना, एक तो है रेडियो तरंग, ठीक है, रेडियो वेव्स है, एक अवरक्त है यानी कि इंफ्रारेड है और एक एक्सरे है। इनके बीच जो है आवृत्ति का सही क्रम क्या है, आवृत्ति का सही क्रम इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो आवृत्ति का सही क्रम इसमें से आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया गया है। ठीक है ना, इसमें से देखिए एक्सरे का होगा, फिर आपका अवरक्त का होगा, फिर आपका रेडियो का होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर। ठीक है ना, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि हरित रसायन विज्ञान में किस बात पर जोर दिया जाता है। हरित रसायन विज्ञान में, ठीक है ना, यानी कि ग्रीन केमिस्ट्री में। तो देखिए ग्रीन केमिस्ट्री में जो है ना, रसायन के डिजाइन, निर्माण और उपयोग के ऐसे तरीकों पर जोर दिया जाता है जो प्रदूषण को कम करते हैं या उनको समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, रासायनिक उत्पादों और प्रक्रियाओं का डिजाइन जो खतरनाक पदार्थों के उपयोग या उत्पादन को कम या खत्म करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है। अब देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं स्पार्टम, तो स्पार्टम को कृत्रिम स्वीटनर कहा जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया। बाकी देखिए ग्लूकोज जो है ये डाइसैकेराइड नहीं है। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, याद रखना आपको, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है। तो ये गलत हो गया। सुक्रोज को सरल शर्करा नहीं कहा जाता है। ठीक है ना, सुक्रोज को सरल शर्करा नहीं कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपको गलत हो गया, ये सरल शर्करा नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माल्टोज को टेबल शुगर कहा जाता है। नहीं, टेबल शुगर माल्टोज को नहीं कहा जाता है। टेबल शुगर किस प्रकार का जो है चीनी है, तो ये सुक्रोज है। ठीक है ना, टेबल शुगर किस प्रकार का चीनी है, तो ये सुक्रोज है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट दिया गया है। देखिएगा कि फोटोवोल्टिक सेल एक जो है उपकरण है जो, तो देखिए फोटोवोल्टिक सेल जो होता है ना, ये क्या करता है फोटोवोल्टिक सेल, तो आपको याद रखना है ये प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल से बीपीएससी में पहले भी प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा कि निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए विंडोज़ को शुरू करने के लिए एक सेफ मोड डिफ़ॉल्ट मोड है। ठीक है, विंडोज़ को शुरू करने के लिए एक सेफ मोड डिफ़ॉल्ट मोड है,
नहीं, ये गलत दिया गया। सेफ मोड एक डायग्नोस्टिक मोड होता है, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक डाटाबेस प्रोग्राम है, नहीं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है ना ये डाटाबेस प्रोग्राम नहीं है, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी आपका गलत दिया गया है। तो राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। कौन सा सही है? तो कोई नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से देखिए कौन सा जोड़ा समस्थानिकों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा जोड़ा इसमें से समस्थानिकों का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए मैंने बताया है कि परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु भार समान सॉरी परमाणु संख्या यानी कि आपका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये डिफरेंट है, तो ये हट जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण। तो देखिए अगर इसमें से हम बात करते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण, तो ये आपका होगा इसमें से आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बाकी देखिए एक प्रिज्म सफ़ेद प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करता है, ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। और इंद्रधनुष का निर्माण सूर्य के प्रकाश और पानी की बूंदों के बीच अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण की घटना के कारण होता है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एक साथ पढ़ने और लिखने के संचालन की अनुमति देती है, बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, क्लियर। उसके बाद चलिए ये प्रश्न जो है ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसका आंसर बता देता हूँ। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 34 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए लाला लाजपत राय को किस नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय, इनको शेरे पंजाब का नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस पर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से किस पर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता है? तो फ्रेंड्स ये स्थिर विद्युत आवेश पर, ठीक है, स्थिर विद्युत आवेश पर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि कौन सा कथन इसमें से आपका सही दिया गया है, ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है ना। चलिए तो आपको पूरा दिख रहा है। देखिए डांडी, पहला पढ़िए, डांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में किया था। नहीं, डांडी मार्च को 1930 में किया था, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था 78 अनुयायियों के साथ, ठीक है। और 6 अप्रैल को ये डांडी पहुंचते हैं, 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक बना करके नमक कानून तोड़ते हैं और इसके साथ ही सवर्ण आज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद करें कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1942 में शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स देखिए ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो ये वाला गलत है, दूसरा सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। उसके बाद देखिएगा कि ऑक्सीजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ऑक्सीजन के बारे में। अब देखिए ऑक्सीजन के बारे में हम बात करते हैं, तो तरल या ठोस होने पर यह गहरा नीला दिखाई देता है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल जो है करेक्ट दिया गया, बाकी ये सब आपके गलत दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद, तो आपको पता है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पर देखिए परिष्कृत पेट्रोल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइनक्स के सभी प्रोग्राम किस रूप में निष्पादित होते हैं। तो लाइनक्स के सभी जो आपके प्रोग्राम हैं ये किसके रूप में जो है, तो ये आपका प्रक्रिया हो जाएगा, प्रोसेस, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया का गुण है, यानी कि आपका केमिकल रिएक्शन का गुण है, ये पूछा जा रहा है। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर एक एक करके पढ़िए। यह केवल गैस में होता है? नहीं, ऐसा नहीं कि केवल गैस में होगा, ये किसी भी माध्यम में हो सकता है, मतलब ठोस में भी होगा, द्रव में भी हो जाएगा। ये केवल ठोस पदार्थ, ये भी गलत है, इसके लिए हमेशा उष्मा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना, ये भी गलत है। और जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ नया मटेरियल बनता है, तो इसके परिणाम स्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्षा संधि पूछा गया है कि वर्षा संधि क्या था। तो देखिए वर्षा संधि की अगर हम बात करते हैं ना, ध्यान रखिएगा वर्षा संधि, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको बता देता हूँ वर्षा संधि के बारे में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वर्षा की संधि जो है 1955 में ये आई थी, ठीक है, 1955 में। और यह एक तरह का, इसका आयोग ने आंसर दिया है कि यह एक आर्थिक संगठन था, ठीक है ना, यह एक आर्थिक जो है ये वर्षा संधि, जिसे मैत्री सहयोग और पारस्परिक सहायता की संधि के रूप में जाना जाता है,
ठीक है। 1955 में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के कई जो है साम्यवादी देशों के बीच हस्ताक्षरित एक तरह का ये आपका गठबंधन था। तो यही पूछा गया है और आयोग ने इसका आंसर आर्थिक गठबंधन दिया हुआ है। चलिए उसके बाद देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए यहाँ से आपका 42 नंबर स्टार्ट हो रहा है कि भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर पूछा गया कि चंद्रयान 3 के सफल परीक्षण की घटना के मनाने के लिए नहीं, परमाणु परीक्षणों के सफल संचालन की घटना को मनाने के लिए बिल्कुल सही दिया गया। ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा। ये मनाया जाता है 11 मई के दिन, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई के दिन मनाया जाता है और यह 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए सफल परमाणु परीक्षणों को सम्मान में ये मनाया जाता है। उसके बाद देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था किससे बनती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ये आपके सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा डीसी करंट का स्रोत है? डीसी करंट का स्रोत है, इसमें से डीसी करंट का स्रोत कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये लिथियम आयन बैटरी, सिंपल भी अगर बैटरी कहा जाए तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी हो जाएगा। उसके बाद चलिए उसके बाद देखिए सरकार के द्वारा खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय में निगरानी करने हेतु शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय में निगरानी के लिए सरकार के द्वारा शुरू किया गया पोर्टल का नाम है, तो इसका नाम है डिपोट दर्पण, ठीक है ना। इस तरह से मतलब डिपोट दर्पण, ठीक है ना। हिंदी में यहाँ पर डिपो दर्पण दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और यह पोर्टल एफसीआई यानी कि भारतीय खाद्य निगम और केंद्रीय भंडारण निगम के द्वारा प्रबंधित खाद्यान्न डिपो के लिए एक स्व मूल्यांकन और निगरानी पोर्टल है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, करें कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जिसको कि बीओडी कहा जाता है, ये किसका माप है? बीओडी, तो ये पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा का माप है। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी में कार्बनिक प्रदूषक, जैसे मैंने अभी बताया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव विद्युत का अच्छा सुचालक है? कौन सा द्रव, यहाँ पर देखिए द्रव विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो इसमें से आपको पता है कि जो आपका साल्ट वाटर होता है, नमकीन पानी, ये आपका विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। उसके बाद देखिए छोटी दूरी पर डेटा का आदान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वायरलेस तकनीक कौन सी है इसमें से? तो ये आपका ब्लूटूथ है। क्या है फ्रेंड्स? ये आपका ब्लूटूथ है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया इसमें जो है, पढ़िए पहले, ग्लोबल डिजिटल वेलबींग इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान पूछा गया है। तो इसमें जो है भारत का स्थान जो है फ्रेंड्स, आपका कौन सा स्थान है इसमें बताइए फटाफट, कौन सा देश शीर्ष पर है ये पूछा गया। तो इसमें अपना प्यारा भारत जो है ये शीर्ष पर है और इंडिया को इसमें जो है टोटल 100 में से, मतलब आउट ऑफ 100 में से इसको 67 पॉइंट जो है ये मिला हुआ है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल डिजिटल वेलबिंग, ग्लोबल डिजिटल यहाँ मैं लिखता हूँ वेल बिंग, ठीक है ना, इस तरह से अंग्रेजी में, ग्लोबल डिजिटल वेलबिंग इंडेक्स 2025 में भारत शीर्ष पर रहा है। उसके बाद देखिए पहचानने योग्य आकार बनाने वाले तारों को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? 50 प्रश्न ही पूछे जाते हैं इसमें, तो मैंने 50 आपको करवा दिया। देखिए इसको कहा जाता है, आपको क्या कहा जाता है? इसको तारामंडल कहा जाता है, ठीक है ना, इसको कहा जाता है आपका तारामंडल। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा।